नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें हमने हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी पेडागोजी और गद्यांश को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें। यहाँ पर कहा गया है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। तो ध्यान रखना, वाचन या फिर अध्ययन के समय जो पुस्तक की दूरी है आंखों से वह 12 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखें हम, जो सर्वोत्तम है भाई मेरे, सर्वोत्तम इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पर आधा तार नहीं है। यहाँ पर सांसारिक में क्या आता है, सा में आ की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है। जो कीर्ति है, कीर्ति भाई इस तरह से लिखा जाता है, ता में छोटी मात्रा लगती है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है सच्चिदानंद, ये बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कहा गया है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैग सिद्धांत, डिंग डंग सिद्धांत, बिली बैली सिद्धांत या फिर डिली डैली सिद्धांत। तो ध्यान रखना, जो डिंग डंग सिद्धांत है यह भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित सिद्धांत है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भाषिक सापेक्षता के विषय में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से क्या सही है? क्या है भाषिक सापेक्षता? ऑप्शन है, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, या फिर उपरोक्त में से तीनों सही हैं। तो भाई मेरे, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाक्य शुद्ध है इन 4 में से। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, या फिर इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। देखिए, काफ़ी प्रगति करना है, ये तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं आना चाहिए, ठीक है, देश यहाँ पर आना चाहिए को। इन 10 वर्षों में, सॉरी, यहाँ, हाँ, इन 10 वर्षों में देश को काफ़ी प्रगति करना है, ठीक है। यहाँ पर को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ने है, तो भैया ये तो गलत है। यहाँ पर वर्षों होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ष नहीं, वर्षों आएगा इसके साथ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा है, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? तो भाई मेरे, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह जो कथन है वह है एलिस का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है, प्रत्युपकार में संधि कौन सी है? ऋण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। देखिए, इसका संधि विग्रह क्या होगा, प्रीति प्लस उपकार, ये होगा इसका संधि विग्रह। यहाँ पर क्या है, छोटी ई प्लस ऊ का मेल हो रहा है, और हम जानते हैं यदि छोटी ई ऊ रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर
यण संधि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं, और कोई डाउट है आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। कहा है मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यदि आप बच्चों को मुहावरे लोकोक्तियों का शिक्षण दे रहे हैं तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मुहावरे लोकोक्तियां का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, या फिर मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करना। तो भाई मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। संदर्भ के अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझें और उनका प्रयोग करना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो ध्यान रखना जो कृत प्रत्यय हैं यह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ता है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाएगा स्वयंभू, और जो जरायु से उत्पन्न हुआ हो, जरायु मतलब होता है गर्भाशय, तो उसे कहा जाएगा जरायुज। जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो उसे अंडज कहा जाएगा, और जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाएगा स्वेदज। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। कहा है ऋजुता का सही विलोम क्या है। ऋजुता, तो यहाँ पर ऋजुता का विलोम क्या है भाई मेरे, वक्रता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप कोई इसमें सुधार चाहते हैं तो अपना विचार आप हमारे सामने रख सकते हैं। कहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या फिर बोलना कौशल पर बल देता है। तो ध्यान रखना जो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक या संप्रेषणपरक उपागम होता है यह है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। कौन, संप्रेषणपरक उपागम। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा है कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति के चरितार्थ करने वाली कहावत क्या है। कुपात्र की सहायता करना, बताएंगे आप लोग किस कहावत का अर्थ होता है। तो कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, इस कहावत का अर्थ होता है कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, बताएंगे आप लोग लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है नहीं, मुख्य उद्देश्य हम नहीं बोल सकते। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती सकती है नहीं। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होता है, लोकगीत से जो बच्चे हैं वह संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति का परिचायक है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अब क्या है, इसमें केवल 14 प्रश्न थे। अब आते हैं सीधे हम गद्यांश पर। पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिए कहा गया है
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर चुनिए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, बाद में प्रश्नों को देखेंगे। कहा है, किसे कहूं मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। देखिए दोस्तों, ये जो गद्यांश है बहुत शानदार गद्यांश है, इसमें बहुत अच्छी बात की गई है शिक्षा को लेकर, आप इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, मेरे गुरु श्री दयालचंद जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़ीम भड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशा स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब तक यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। बिल्कुल सही बात लिखी गई है यहाँ पर। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। क्या है? बालक की सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां सोई हुई हैं। इसलिए क्या है, ध्यान रखना, शिक्षण के समय व्यक्तिगत भिन्नता को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि सभी के पास क्या है भाई, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लिए हुए यह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। देखिए, गद्यांश से भाई बहुत कुछ कह गया है आज की शिक्षा के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा भाई व्यापार बनता जा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 15 में आते हैं जो गद्यांश को लेकर है। कहा है, शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को जानकारी देना नहीं, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं, बच्चों को शक्तिशाली बनाना नहीं, बल्कि क्या है, शिक्षा का अर्थ है बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुट करना। ठीक है, बच्चे में जो विद्यमान शक्तियां हैं उनका आप विकास करें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। भैया ऐसा तो उसने बिल्कुल नहीं बोला। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सभी बच्चे जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं या फिर सभी बच्चों की शक्तियां सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो भाई मेरे लेखक ने यहाँ पर बोला है कि बच्चों की प्रतिभा है वह अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, उनकी प्रतिभा को पहचानें, फिर आप उसी के अनुरूप उन्हें शिक्षा दें। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17, कहा है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना या फिर बच्चों को पढ़ाना। देखिए, बच्चे को पढ़ना नहीं लिखा, यहां लिखा है बच्चे को पढ़ाना। तो भाई मेरे यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बच्चे की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ें, उसके बाद ही आप शिक्षा दें। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? यह वाक्य कैसा है? उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, ये वाक्य कैसा है? देखिए भाई यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा, बताएंगे आप लोग? तो भाई मेरे शरीर में यदि हम एक प्रत्यय लगा देते हैं तो बनेगा हमारा शारीरिक। अब भैया शुद्ध रूप कौन सा है वो पहचानो। तो भैया वो है कौन सा, बताएंगे आप लोग? चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप बता सकते हैं, आसान है बिल्कुल।
चलिए हम सीधा प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान हैं क्या? दोनों में मूलभूत अंतर है, दोनों पर्यायवाची हैं, या दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है? तो भाई मेरे दोनों में मूलभूत अंतर है। क्योंकि यार देखिए, साक्षर होने का मतलब क्या होता है? केवल पढ़ा लिखा होना। लेकिन शिक्षित का अर्थ ये नहीं होता केवल पढ़ा लिखा, ठीक है? शिक्षित का मतलब होता है हर तरह से संपन्न होना, ठीक है? चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, और कोई आपका सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।